हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। हम जो है इसमें बीपीएससी में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें जनरल साइंस के अंतर्गत हम फिजिक्स का पार्ट 5 लेके आ रहे हैं, ठीक है? और हम अभी तक 45 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट किस उपकरण से नापी जाती है? तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि यह क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से पूछा गया है। जनरली ये इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया है। और आप यह भी समझ सकते हैं कि यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिससे कि कोई चीज़ नापा जाता है, उससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? हम लोग एमीटर से नापते हैं। और इसके बारे में अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशंस की बात करें, तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। किस में कनेक्शन करते हैं हम लोग? सीरीज में कनेक्शन करते हैं। और एक आइडियल एमीटर जो होता है, एक आदर्श एमीटर जो होता है, उसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। उसका रेसिस्टेंस कितना होता है? वो जीरो होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को नापते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसको हम सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम में इसको हम लोग जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। और एक आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। ओके। अब हम इसके ऑप्शन वाइज की बात कर लेते हैं। इसके ऑप्शन में क्या है? एक है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर क्या करता है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। एक तो इससे विभवांतर को नापते हैं। किसको नापते हैं? विभवांतर को नापते हैं। और इसको हम पैरेलली कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एमीटर को सीरीज में कनेक्शन करते थे, इसको समानांतर क्रम में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है, उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। वो कितना होता है? वो इन्फिनिटी होता है। और एमीटर का जो आइडियल रेसिस्टेंस था वो जीरो था। क्या था वो? जीरो था। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एक ऑप्शन है वोल्टामीटर। तो एक है वोल्ट मीटर, ये वोल्टामीटर, दोनों में कंफ्यूज आप नहीं करिएगा। तो वोल्टामीटर को कोलोमोमीटर बोलते हैं। कोलोमो मतलब कुलम्ब से बना है। क्या है तो ये क्या करता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन नापता है बताइए? वोल्टामीटर, नॉट वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर या कोलोमोमीटर। इसी को कुलम्ब मीटर बोल दीजिए, चाहे कोलोमोमीटर बोल दीजिए शॉर्ट में। यानी कि इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी प्रोसेस में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को नापता है। किसको पता है? अगर कब वो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट माने इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, उसी को अमाउंट को नापने के लिए क्या है? वोल्टामीटर। कब? जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तब उसके अंदर इसको हम लोग नापेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को नापने के लिए यूज हम करते हैं। ओके। अब हम इसी में एक बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम ये पता कर दे कि उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कितना फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ये एमीटर बताएगा। समझिएगा बात को। एमीटर उसके क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक करंट के क्वांटिटी को बताएगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को कौन बताएगा? तो गैल्वेनोमीटर बताएगा। क्या बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा। ओके, ठीक। तो एक तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में हम एक बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये भी क्या? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। और इसको भी सीरीज में कनेक्शन करते हैं। किस में करते हैं कनेक्शन? इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं। पहला पॉइंट, इसका क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इट इज यूज टू सेव फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट। ठीक है, अगर ओवर वोल्टेज हो जाए, हाई करंट हो जाए, ठीक है ना, इसके कारण जो, ठीक है ना, इसी से बचने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं। ये जनरली लेड, टीन और कॉपर का बना होता है। ठीक है,
जनरली लोग समझते हैं कि लेड और टीन का ही बनाता है। यस, जनरली बनता है, बट ये लेड, टीन और कॉपर का भी बन सकता है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछता है, प्योर फ्यूज जो है वो किसका बना होता है? वो सिर्फ और सिर्फ टीन का बना होता है। जो प्योर फ्यूज होता है, ठीक है ना, वो किसका बना होता है? वो टीन का बना होता है। ठीक है, तो हम समझ में आ गया। ठीक है, और फ्यूज का क्या फीचर्स होना चाहिए? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? उसका करेक्टरिस्टिक लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाई करंट और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टेंस। ऐसा क्यों? कि जैसे ही ओवर करंट हो, हाई करंट हो या ओवर वोल्टेज हो, क्या हो, उसके कारण हाई रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए और तुरंत वो पिघल के गिर जाए, जिसके कारण क्या होता है कि जो उससे जो जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो जनरली बहुत इजी क्वेश्चन, उसको प्रिज्म से पास करा दीजिए। ठीक है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट होता है वो क्या होता है, उसी को कंपोजिट लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर उसको सातों कलर को अगर हमको अलग करना है, उसको किससे गुजारना पड़ेगा? उसको प्रिज्म से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक हम एडिशनल इंफॉर्मेशंस की बात कर लेते हैं कि जब हम प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो इससे 7 कलर्स, ठीक है, इसे 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो इस फेनोमेना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, या इसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्हाइट लाइट यानी द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। उसी को डिस्पर्सन्स बोलते हैं या उसी को वर्ण विक्षेपण बनते हैं। और इस साइड जो 7 कलर्स का जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर व्हाइट लाइट 7 कलर्स में, ठीक है, स्प्लिट हो जाए तो उसी फेनोमेना को, उसी घटना को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। और इस साइड जो 7 कलर का जो पैटर्न बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और इसका क्या पैटर्न है? विबग्योर। क्या है? विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर से रेड। और जो रेड का जो डेविएशन होता है, रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा। इसका मतलब सबसे ऊपर क्या रहेगा? रेड रहेगा, क्योंकि रेड कम डिफ्लेक्ट हुआ। और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा? वायलेट होगा। कौन होगा? वायलेट होगा। ठीक है, यानी बैगनी होगा। ठीक है, इसके बारे में हम और एक दो और इंफॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रिज्म के अंदर जो है ये 7 कलर्स में डिवाइड होता क्यों है? ठीक है, तो उसका कारण ये है कि उस सभी कलर का जो है अलग अलग वेलोसिटी होता है। एक पार्टिकुलर मीडियम में अलग अलग कलर का अलग अलग वेलोसिटी होता है। और जब अलग अलग वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अगर डिफरेंट होगा तो उसका डेविएशन भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसका डेविएशन भी क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके। एक इसमें और इंफॉर्मेशन हम पता करते हैं क्या, कि जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम, जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम का मतलब उसमें डिफ्लेक्शन कम हो, वो कम डेविएट हो। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम किसका होता है? रेड कलर का। तो रेड कलर का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होगा। क्या होगा? वो मिनिमम होगा। ठीक है, और उस तरह से वायलेट का क्या होगा? वेलोसिटी मिनिमम होता है। क्या होता है? वेलोसिटी मिनिमम होता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। उसी तरह से विबग्योर में आप करते जाइएगा। ठीक है, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और जो लास्ट में रेड है, रेड का रिफ्रैक्टिव सबसे कम। उसी का उल्टा देख लीजिए, वेलोसिटी का
वायलेट का वेलोसिटी सबसे कम, ठीक है, और रेड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा। एक और चीज देख लेते हैं, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन, रेड का कम डेविएशन, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि ठीक है, अगर प्रिज्म से अगर उसके सातों कलर में डिवाइड हो जाता है तो इसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। तो इससे संबंधित कौन सी घटना है, इससे रिलेटेड कौन सा फेनोमेना है, तो इस रिलेटेड फेनोमेना कौन है, इसका रेनबो है, क्या है? धनुष है। कौन है ये, इंद्र धनुष है। तो बोलेगा इंद्रधनुष कौन सा फेनोमेना है, आधारित है, तो वो डिस्पर्सन पे आधारित होता है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। बट अगर पूछेगा कौन सा, तो क्योंकि रेनबो में 7 कलर होते हैं, इसीलिए वो क्या है, तो लाइट के डिस्पर्सन फेनोमेना से संबंधित है। ओके, ठीक है। अब रेनबो की हम बात करते हैं, रेनबो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, तो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी रेनबो इसको इसी को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है, और सेकेंडरी का द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, इसमें दो रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो अपवर्तन होगा, दो क्या होगा, रिफ्रैक्शन यानी दो अपवर्तन होगा, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो इसी में क्या होता है, रेड कलर बाहर की तरफ रहेगा और वायलेट कलर जो है वो अंदर की ओर रहेगा। फिर से देखें, प्राइमरी में क्या होगा, रेड कलर बाहर की ओर होगा, वायलेट अंदर की ओर होगा। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होगा, इसमें टू रिफ्रैक्शन और टू टीआईआर, मतलब दो रिफ्रैक्शन होंगे और दो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होंगे। यहां पे देखा था प्राइमरी में दो रिफ्रैक्शन और एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परावर्तन, और सेकेंडरी में क्या है, दो रिफ्रैक्शन यानी दो अपवर्तन और दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, रेड कलर अंदर की सेकेंडरी में हो जाएगा और वायलेट बाहर की ओर जो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो देख लिए, ठीक है। तो 7 कलर में कैसे डिवाइड होगा, तो प्रिज्म से होगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी ऐनक यानी कि यदि किसी ऐनक मतलब वही स्पेक्टेकल गूगल चश्मा में लेंसों की शक्ति यानी पावर +2 डायोप्टर है, क्या है वो, +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर किसको हम बोलेंगे पावर, पावर ऑफ द लेंस हम किसको बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस हम किसको बोलते हैं। तो हम बात करेंगे क्या, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डेविएट ए रे, मतलब कोई भी रे को डेविएट करने का जो कैपेसिटी होता है ना, वही क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। और ये किस पे डिपेंड करेगा, तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, फोकस दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ ए लेंस जो होता है, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है इन मीटर, ठीक है। तो पावर इजकल टू 1/f, 1/f। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है बताइए, इसका डायोप्टर हो जाता है, क्या होता है, डायोप्टर। और फोकल लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो यानी कि डायोप्टर कोई पर मीटर भी बोल सकते हैं आप, डायोप्टर कोई क्या बोल सकते हैं, पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर इसका +2 डायोप्टर यानी पावर इजकल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या, तो 1/f इजकल टू 2, तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। तो 0.5 मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसी में बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, +2 डायोप्टर है, तो प्लस किसका पावर होता है, किसका शक्ति होता है, किस लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस का प्लस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव डायोप्टर होता है। और कॉनकेव लेंस जो अवतल लेंस होता है, उसका क्या होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है, निगेटिव पावर होता है, ठीक है। एक हम और बात कर लेते हैं क्या, कि अगर दो या दो से अधिक लेंस को अगर कंबाइन करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसका जो पावर होता है ना, उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं, यानी प्लस माइनस साइन के साथ उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए पावर, पावर का डायोप्टर होता है, पावर इजकल टू 1/f होता है, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का निगेटिव होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49,
अच्छा, एक मिनट, हम पावर ऑफ ए लेंस में एक तो इंफॉर्मेशन और हम बता देते हैं कि आखिर वो लेंस का जो पावर है, ठीक है ना? तो उसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो मुझे याद आ गया, कि अगर कोई लेंस को अगर किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, ठीक है ना? तो अगर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी लेंस को अगर लिक्विड में डुबाया जाएगा, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसका फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, और जब फोकल लेंथ चेंज करेगा तो उसका पावर भी चेंज हो सकता है, ठीक है? तो यानी किसी भी लेंस को अगर किसी लिक्विड में डुबाया जाएगा, उसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी और पावर दोनों चेंज कर सकता है। समझ में आ गया बात को? और ये जो चेंज होता है वो जनरली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और लिक्विड दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, ठीक है, जिसको कि अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो फोकल लेंथ और पावर जो चेंज होता है, वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, लेंस और लिक्विड के। ओके, इसमें जो पहला केस होता है, पहला केस की अगर हम बात करेंगे, तो क्या कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस है ना, लेंस को हम म्यू मान लेते हैं, और लिक्विड जिसमें हम डुबाएंगे इसको हम म्यू डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? म्यू डैश मान लेते हैं। तो अगर पहला केस क्या है, अगर आपका म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश हो, यानी कि अगर लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, मतलब किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, यानी उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो इस केस में क्या होगा? तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाता है। और जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आपका पावर क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो ठीक है, वो क्या होगा? वो घट जाता है। समझ में आ गया? ठीक, ठीक है। और इसमें लेंस का नेचर चेंज नहीं होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जिसमें उसको डुबाया गया है, उस केस में क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़, इसको याद रखिए, लेंस का ज्यादा तो फोकल लेंथ ज्यादा, तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f हो जाएगा। इसमें दूसरा केस के बारे में बात कर लेते हैं, अगर म्यू इजिकल टू म्यू डैश हो जाए, यानी कि इस लेंस को अगर ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, तब क्या होगा कि इसमें क्या होगा? फोकल लेंथ जो लेंस का है ना, वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। और जब फोकल लेंथ जब इन्फिनिटी होगा तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? पावर इक्वल टू 1/f, और 1/infinity का मतलब जीरो। क्या होगा? जीरो। और दोनों जन एक सिंगल मीडियम की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? दोनों एक सिंगल, क्योंकि दोनों का बराबर है, तो एक सिंगल मीडियम की तरह बिहेव करे। इसमें फोकल लेंथ जीरो हो जाए, फोकल लेंथ इन्फिनिटी और पावर जीरो हो जाता है। एक थर्ड केस की बात करें क्या, कि अगर म्यू लेस देन म्यू डैश हो, माना इस लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबाया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसके अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इसमें क्या? इसमें भी फोकल लेंथ बढ़ेगा। याद रखिएगा, फोकल लेंथ तो हमेशा बढ़ा था, अगर ज्यादा था तब भी बढ़ा, कम है तब भी बढ़ा, तो फर्क क्या है? तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो कहिएगा ये तो पहले वाला ही केस हो गया, तो पहले वाला केस नहीं हुआ। तो बस इसमें एक फर्क क्या हो जाता है कि लेंस का नेचर चेंज हो जाता है, यानी कि नेचर ऑफ लेंस क्या होता है, जो लेंस की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाता है। अगर वो लेंस कॉनकेव लेंस है तो वो कन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा, अगर वो कन्वेक्स लेंस है तो वो कनकेव के जैसा बिहेव करेगा, यानी उत्तल लेंस अवतल के जैसा बिहेव करेगा और अवतल लेंस उत्तल के जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरह से हम पावर के बारे में देख लिए, पावर के बारे में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। 49 में कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में संकेत करें, यानी चुंबकीय सुई कंपास नीडल किस तरफ करती है? वो नॉर्थ साउथ की तरफ करती है। ओके, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंपास नीडल क्या होता है? वो क्या होता है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है।
ठीक है? और ये जनरली हमको डायरेक्शन पता करने के लिए, जैसे नेविगेशन, अगर हम कहीं जा रहे हैं, समुद्र में नेविगेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन पता करने में कंपास नील का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम लास्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसमें क्या होगा? तंतु को गर्म, तंतु मतलब फिलामेंट, तंतु का मतलब क्या होता है? फिलामेंट, ठीक है ना? यानी कि व्हाइट लाइट को ट्यूब, जो ट्यूब लाइट होता है ना, उसमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, आप देखे भी होंगे। बल्ब की बात नहीं करें, ट्यूब की बात करें, ट्यूब लाइट में तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जनरली फिलामेंट को गर्म करते हैं, ठीक है? तो उसमें होता क्या है, तो उसको हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट भी हम लोग बोलते हैं। तो उस ट्यूब लाइट में क्या होता है कि लो प्रेशर होता है। क्या होता है वो? लो प्रेशर होता है। और लो प्रेशर मरकरी वेपर उसके अंदर स्टोर होता है, मरकरी वेपर उसके अंदर स्टोर होता है। और यह जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मान लीजिए ये मरकरी है, इसमें तार जुड़ा हुआ है, इधर तार जुड़ा हुआ है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मरकरी वेपर को एक्साइट कर देता है। क्या करता है? ये एक्साइट कर देता है। ओके, और जैसे एक्साइट करता है तो क्या होता है, ये कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये क्रिएट करता है, अल्ट्रा करता है। और जब ये अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, इसी मरकरी के अंदर एक फॉस्फेस कोटिंग होता है। जैसे ये फॉस्फेस कोटिंग से जैसे टकराता है तो क्या होता है, ये व्हाइट लाइट दे देता है। कौन सी लाइट दे देता है? तो व्हाइट लाइट दे देता है, ठीक है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इस ट्यूब लाइट के अंदर लो प्रेशर मरकरी वेपर रहता है। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, मरकरी वेपर वेपोराइज होता है, एक्साइट हो जाता है, उसके चलते अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोड्यूस होता है। यही अल्ट्रा वायलेट लाइट जिस फॉस्फोर कोटिंग से टकराता है तो क्या होता है, ये व्हाइट लाइट दे देता है, यानी श्वेत प्रकाश दे देता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।